आज शुरुआत एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ कर रहे हैं। थोड़ी देर में व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। जी हां, नाटो की प्लानिंग के बाद पुतिन का यह संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि नाटो के सैनिक यूक्रेन भेजे जाएं। मैक्रों के बयान के एक दिन बाद ही रूसी राष्ट्रपति का यह संबोधन होने जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन आज अपने संबोधन में क्या कहेंगे, उस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि नाटो की अगली प्लानिंग क्या है, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, खास करके मैक्रों के बड़े बयान के बाद, जिसमें उनकी तरफ से यह साफ साफ कहा गया कि यूक्रेन की सरजमीन पर नाटो के सैनिक उतारे जाने चाहिए। उसके बाद अब रूस का अगला मूव क्या होगा, कदम क्या होगा और पुतिन अपने संबोधन में कहते क्या हैं, इस पर सबकी नजरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के संबोधन को लेकर रूस में बहुत बड़ी तैयारी की गई है। 17 शहरों के सिनेमा हॉल में भाषण का प्रसारण किया जाएगा। पुतिन के भाषण का थोड़ी देर बाद संसद में होगा पुतिन का संबोधन। और देखिए, इमैनुअल मैक्रों को पुतिन के करीबी की बहुत बड़ी धमकी। मैक्रों की सेना का हश्र नेपोलियन की सेना की तरह होगा। पुतिन के करीबी ने 1812 के हमले का भी जिक्र किया है। एक और बड़ी खबर है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी देशों की सेना यूक्रेन जा सकती है, रूस के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं नाटो देश। रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने सैनिक और रूस को हराने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी यह हलचल है और आज पुतिन क्या बोलेंगे अपने संबोधन में, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। सुमित, आज पुतिन क्या बोल सकते हैं अपने संबोधन में, क्योंकि इस बीच खबर यह भी है कि नाटो देशों ने एकजुट होकर के रूस के खिलाफ एक बड़ी तैयारी भी कर ली है। देखिए, बिल्कुल, हालांकि नाटो का बयान आप इसको एक अलग तरीके से देख सकते हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि अब नाटो देश और यूरोपियन देश ये चाहते हैं कि पुतिन भी नेगोशिएशन की टेबल पर आमने सामने बैठ के बात करें, जो पुतिन लंबे समय से नहीं कर रहे। आपको याद होगा 2023 के अंदर भी फरवरी में जब नाटो के खासतौर पे पुतिन ने अपना संबोधन दिया था नेशनल वाइड, तब उन्होंने बहुत चीजें स्पेसिफिक की थी। उन्होंने कहा था जंग उन्होंने शुरू की है, खत्म हम करेंगे, तब भी उन्होंने इसी तरीके की बातें कही थी। अभी हालांकि उनका जो ये पूरा एड्रेस है ये एक एनुअल यानी कह सकते हैं एक रिचुअल है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगले महीने यानी 15 से 17 तारीख को चुनाव होने हैं रशिया में, और खासतौर पर उनके संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ना सिर्फ इस बात का ज़ाहिर करेंगे कि उनकी डोमेस्टिक लोग जो हैं उनको कैसे आश्वस्त करते हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो अपने संबोधन में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि पिछले एक साल में इस जंग के अंदर क्या जीत हासिल की है रशिया ने। ये सारे संबोधन होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर नाटो की तरफ से लगातार, खासतौर पर फ्रांस की तरफ से जो लगातार एक इंडिकेशन दिया गया उसको लेकर भी वो अपने संबोधन में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और आज पुतिन क्या कुछ बोलेंगे इस पर रहेगी नजर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 3 दिन पहले पुतिन ने एक बड़ी चेतावनी दी थी, यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करने की ये चेतावनी जारी की गई थी। पुतिन ने परमाणु बम के इस्तेमाल की भी बात कही थी और एक बड़ी धमकी के तौर पर इसको देखा भी गया था। Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. तो सुमित, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैक्रो के स्टेटमेंट के बाद अब तनाव बरकरार है और तनाव चरम पर है। जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या हो सकता है और क्या होने की संभावना आपको फिलहाल नजर आ रही है?
देखिए, आप इसको बिल्कुल हल्के में तो नहीं ले सकते, लेकिन ये जरूर है, आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग इसी बात पे शुरुआत हुई थी कि नाटो की, या फिर आप कह सकते हैं कि यूरोप के कई देशों के जो स्पेशल फोर्सेस के जो ट्रेनिंग बेसिस थे वो यूक्रेन की सरजमी पर स्टैब्लिश कर दिए गए थे। ये रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन ने कुछ महीने पहले खासतौर पर अमेरिका को और यूके को दिखाकर बताया था कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं निश्चित तौर पर कोई बड़े कदम उठाऊंगा, और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने जंग छेड़ दी सीधा यूक्रेन के साथ। तो आप मानिए कि अगर नाटो की तरफ से या फिर नाटो के साथ किसी भी देश की तरफ से यूक्रेन के साथ सीधे तौर पर शामिल होने की बात उनकी पुष्टि होती है तो फिर निश्चित तौर पर इस जंग का दायरा ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो के कई देशों तक पहुंच जाएगा। और यह व्लादिमीर पुतिन कई बार इंडिकेट भी कर चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा गहरा संकट भी, और यह भी दिखा रहा है कि तरफ से जो नाटो के देशों की तरफ से जो धमकाने की या फिर एक प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल किए गए बयानों को व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से लेते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन की धमकी के बीच नाटो का बयान। नाटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, यूक्रेन नाटो में शामिल होकर रहेगा, यह कह दिया गया है नाटो चीफ की तरफ से, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की तरफ से। नाटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंध और मजबूत होंगे आने वाले वक्त में। नाटो का यूक्रेन को लेकर यह बहुत बड़ा बयान। We are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours. और एक और बड़ी खबर, पुतिन की परमाणु तैयारियों पर बहुत बड़ा खुलासा। रूसी सेना ने परमाणु बम के इस्तेमाल का अभ्यास किया। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चलाने के लिए ड्रिल की गई है। रूसी सेना के लीक डॉक्यूमेंट से ये खुलासा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से दरअसल ये खबर मिल रही है। और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, एक तरफ तो पुतिन सामने आते हैं और कि ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि ये न्यूक्लियर स्टेट है रूस, एक तरफ तो उनकी धमकी, तो दूसरी तरफ ये तैयारियां जो कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर सामने आ रही है कि ये ड्रिल हुई है। देखिए, ये ड्रिल लगातार पहली बार नहीं हुई है, ये व्लादिमीर पुतिन या फिर जो रशियन फोर्सेस है लगातार कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये दिखाने की कोशिश करिए कि अगर बड़े अलाइज या फिर अमेरिका हो, यूके हो, अगर ये जुड़ते हैं जंग से तो ये उनको इंडिकेशन है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास जो जखीरा है परमाणु हथियारों का वो हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले ही इसका इंडिकेशन साफ तौर पर दिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मानिए कि दोनों तरफ से अब यह कोशिश की जा रही है कि अब नेगोशिएशन कर लिया जाए। हालांकि व्लादिमीर पुतिन पर ज्यादा प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जंग किसी भी तरीके से रुक जाए, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। तो यह निश्चित तौर पर एक प्रेशर है और व्लादिमीर पुतिन इस प्रेशर का इस्तेमाल अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को या फिर आप डोमेस्टिक लोगों को हैंडल करने के लिए बखूबी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज जब वो ये एड्रेस करेंगे तब वो बताएंगे कि देखिए हमारे ऊपर लगातार ये प्रेशर है, हमारे ऊपर लगातार अटैक किया गया, हमारी जमीन पर खतरा था, इसी वजह से हमें जंग छेड़नी पड़ी। लेकिन इस जंग को सुलगाने का अगर इल्जाम देखा जाए तो इस वक्त वो सबसे ज्यादा किस देश पर नजर आता है? क्योंकि नाटो बार बार यह दोहराता नजर आ रहा है सुमित कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जाएगा, यानी वो मसला जिससे जंग की शुरुआत हुई थी उसको और भड़काया जा रहा है और वहां चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। अब फ्रांस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया है, पुतिन कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का हम इस्तेमाल कर देंगे, तो ये तो और ज्यादा भड़काने की बात हो रही है हर तरफ। देखिए समीर, नाटो में यूक्रेन के शामिल होने की बात लगातार नाटो लंबे समय से करता है, हालांकि पिछले जंग शुरुआत होने से 1 साल पहले से लगातार। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रूस को तब हुई जब स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के कैंप्स यूक्रेन की सरजमी पर एस्टेब्लिश किए गए और लगातार यूक्रेन की आर्मी को ट्रेन किया जाने लगा, तब रशिया ज्यादा भड़का। और रशिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, क्योंकि उसको लगता था कि अगर ये स्पेशल फोर्सेस और ज्यादा ट्रेन हो गई तो उसकी जमीन, क्योंकि यूक्रेन के साथ लगती हुई है, इसीलिए उसको ज्यादा खतरा था। और अभी आप देखिए कि अमेरिका और लगातार जो यूरोप के देश हैं जो हथियार दे रहे हैं, रशिया इस बात को स्पेसिफिकली कह चुका है कि अगर किसी भी देश की जो सैनिक है वो सीधे तौर पर शामिल हुए इस जंग में तो फिर जंग उसके दायरे पर भी पहुंचेगी और उसकी हद में, रशिया की हद में वो सारे देश आते हैं। तो ये निश्चित तौर पर मानिए कि अगर फ्रांस हो या नाटो का कोई भी देश सीधे तौर पर शामिल होगा तो फिर जंग और ज्यादा भड़केगी।
बिल्कुल, जंगी चिंगारियां और ज्यादा सुलगती हुई नजर आ रही हैं। और देखा हमने आपको दिखाया व्लादिमीर पुतिन का वो बयान जिसमें वो साफ तौर पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देते भी नजर आ रहे हैं। इसलिए टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है पूरा खाका। रूस के पास करीब 5,977 परमाणु हथियारों का अनुमान है। 1,588 परमाणु हथियारों की अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है। यह है रूस का परमाणु दम। 10 पनडुब्बियों में 800 परमाणु वॉरहेड की तैनाती की गई है। आदेश मिलने के चंद सेकंड्स के अंदर ही परमाणु हमला संभव है। इंतजार है तो बस पुतिन की हां का। 400 परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं रूस के पास। रूस की मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। यह है पुतिन का परमाणु दम। हिमाचल में 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर ने बड़ा फैसला लिया। आज स्पीकर ने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए हैं ये 6 बागी विधायक। राजेंद्र राणा विधायक सुजानपुर, सुधीर शर्मा विधायक धर्मशाला, देवेंद्र भुट्टो विधायक कुटलेहड़, इंद्रदत्त लखनपाल विधायक बड़सर, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति, चैतन्य शर्मा विधायक गगरेट। ये वो 6 विधायक हैं जिनकी सदस्यता आज चली गई। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया। विधानसभा स्पीकर ने बजट सत्र के व्हिप के आधार पर यह फैसला लिया। राज्यसभा चुनाव का व्हिप फैसले का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। तो कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले पर स्पीकर कुलदीप पठानिया से टीवी9 भारतवर्ष ने बातचीत भी की। क्या कहा गया उनकी तरफ से देखते हैं। ये जो अयोग्य घोषित किया आपने 6 विधायकों को, इसका ग्राउंड क्या बनाया? मैंने तो क्या ग्राउंड बनाना था, मेरे पास पिटीशन आई क्योंकि एज ए स्पीकर जो 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो उसके जो प्रोविजंस है उनको अगर वो वायलेट होते हैं तो पिटीशन दायर होती है। और वो पिटीशन दायर हुई। वो पिटीशन दायर करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, जो कांग्रेस पार्टी से। तो व्हिप का वायलेशन हुआ आपको लगा सर? ये हाँ, मुझे लगा, पूरी तरह से लगा, क्योंकि रिकॉर्ड ये बोलता है कि उन्होंने पार्टी की मीटिंग अटेंड की, दस्तखत हैं उनके, और उसके बाद विधानसभा की जो प्रोसीडिंग हो रही थी अंदर, विधानसभा की जो हाजिरी रजिस्टर है उस पर भी उनके दस्तखत है। लेकिन जब अंदर मैटर वोटिंग के लिए टेकअप हुए तब वो दोनों बार एब्सेंट थे। तो अब आगे उनके पास अधिकार है, वो चाहे तो आप चैलेंज कर लें फैसले को कोर्ट में जाके। वो रहता है, किसी भी कोर्ट का कोई भी फैसला जो है फाइनल नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है जब तक फुल बेंच से नहीं डिसाइड करे तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फाइनल नहीं होता। और इस वक्त शिमला से एक और बड़ी खबर आ रही है। विधायकों के साथ कांग्रेस के पर्यवेक्षक बैठक कर सकते हैं। कल रात वापस चले गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज शिमला फिर से आ सकते हैं हुड्डा। डीके शिव कुमार, राजीव शुक्ला शिमला में ही मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस सरकार पर अभी भी संकट कम होता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल में संकट टालने के लिए 3 बड़े नेताओं को भेजा गया, जिसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल शिमला से लौट गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से वो शिमला पहुंचेंगे। खबरें हैं कि तीनों पर्यवेक्षक अलग अलग विधायकों से बातचीत कर सकते हैं। विधायकों की राय लेने के बाद पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे, जिसके बाद हिमाचल में सुखू सरकार पर पार्टी कोई फैसला लेगी। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल हिमाचल में सीएम बदलने के पक्ष में नहीं है। जब तक सियासी संकट टल नहीं जाता तब तक सुखू सीएम बने रह सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस के पास विधानसभा के अंदर संख्या बल नहीं रहा है, और वैसे भी जब 43 विधायकों की
स्ट्रेंथ वो अपने पास बतलाते रहे और उसमें 34 ही रह गए और भारतीय जनता पार्टी के भी 34 वोट पड़े राज्यसभा में, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना जो मैंडेट जिसको बोल सकते हैं वो खो चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकार पर संकट के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए आज सुबह सुक्खू ने सभी विधायकों को अपने घर पर नाश्ते पर बुलाया। तस्वीरें काफी अहम हैं, खासकर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। सीएम ने अपने सभी विधायकों को शिमला में नाश्ते पर बुलाया ताकि उनके मन में क्या चल रहा है उसे टटोला जाए। दरअसल कांग्रेस के 6 विधायक बागी हैं। सरकार में शामिल 3 निर्दलीय विधायक भी पाला बदलने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार के सामने संख्या बल का संकट पैदा हो सकता है। अगर कुछ और विधायकों ने बागी तेवर दिखाए तो फिर सरकार का जाना तय माना जाएगा। ऐसे में सीएम सुक्खू ने सभी विधायकों से बातचीत के लिए आज उन्हें नाश्ते पर बुलाया। सीएम सुक्खू भी संख्या बल का पूरा गणित हर हाल में अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। ब्रेकफास्ट में डिप्टी सीएम समेत 24 विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी ने सबको ब्रेकफास्ट पे बुलाया है, तो अभी जाके देखते हैं क्या बात हो रही है। बाकी गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट चलेगी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चलेगी। यहाँ पे भी चर्चा होगी। सरकार बिल्कुल स्थिर है। 5 साल तक माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार हिमाचल में रही। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, अदरवाइज गवर्नमेंट। और सीएम सुक्खू के ब्रेकफास्ट में शामिल होने से पहले कई कांग्रेसी विधायकों ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। विधायकों के मन में चल क्या रहा है, आइए देखते हैं। बदल सकते हैं? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर्स आए हैं और सारे देख रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त जो की है उसके बारे में ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक जो हैं यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ा है और क्यों कारण क्या रहे हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में आए हैं। आप ये सर थोड़ा सीएम सुक्खू ही रहेंगे सर? सीएम सुक्खू ही रहेंगे। सर कल विधायकों से 1-to-1 ऑब्जर्वर ने बात की है? हाँ जी, नहीं मैं था नहीं सर वहाँ पे। अच्छा। मैं जल्दी जाके मैं कहीं निकल गया था शाम तो आज 1-to-1 है। अब लेट्स सी क्या होता है अंदर, आई विल ब्रीफ यू। ठीक है। हमारे विधायक जो हैं पूरे हैं और सरकार जो है बिल्कुल स्टेबल है और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। मैं यही आपको बोलना चाहूँगा। आज 11 बजे स्पीकर भी कुछ फैसला ले सकते हैं सर? सीएम सुक्खू ही रहेंगे? वो अब ऐसा है, सीएम साहब सुक्खू ही रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई हमारी पार्टी में कोई क्लेश नहीं है। और हिमाचल प्रदेश से सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है। पर्यवेक्षकों की शुरुआती रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सीएम सुक्खू की टेंशन बढ़ सकती है। रिपोर्ट में सुखविंदर सुक्खू पर कई सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पर्यवेक्षकों की जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई वो सीएम सुक्खू की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि इसमें कहा गया कि सुक्खू के खिलाफ विधायकों और मंत्रियों में जबरदस्त असंतोष है। सुक्खू को बदलने की आवश्यकता है। सुक्खू सबको साथ लेकर नहीं चल रहे। मंत्रियों के काम में खुद और चुनिंदा ऑफिसर्स के हस्तक्षेप से नाराजगी है। विधायकों की सुनवाई नहीं होती। हालांकि कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने ये राय दी है कि लोकसभा चुनाव तक हिमाचल में सीएम न बदला जाए। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान को सीएम सुक्खू पर फैसला लेना चाहिए। पर्यवेक्षकों ने अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सुक्खू सरकार विश्वास खो चुकी है। अपना जो मैंडेट जिसको बोल सकते हैं वो खो चुके हैं और इसलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां की कस्टडी मिल गई है। बशीरहाट कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि 14 दिन की मांग रखी गई थी, लेकिन 10 दिन की पुलिस हिरासत में शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने भेजा। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार करने के बाद बसीरहाट कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड दी। अब शाहजहां को 10 मार्च को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोन पीरियड अलाउ हो गया और 9 में 14 दिन पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन अलाउ किया। 10 दिन मांगा किसने था?
नजर पुलिस ने। इधर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि ये अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। इधर कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां पर 42 मामले लंबित हैं, 20 दिनों से फरार थे, उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। और पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख राजनीतिक मोहरा बन गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच ठन गई है। शाहजहां शेख के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सियासत और तेज हो गई। टीएमसी का कहना है कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी को टीएमसी से राजधर्म सीखना चाहिए। शेख শাহজাহানের আজকের এই অ্যারেস্ট প্রমাণ করলো তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে এবং আমাদের সরকার প্রশাসনিকভাবে রাজধর্ম পালন করতে পারে। ঠিক যেভাবে আমাদের দলের মন্ত্রী তথা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আমাদের দলের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেভাবে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের মতো তৃণমূলের সাথে যুক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ নিয়েছিল সন্দেশখালী কেসে, তৃণমূল কংগ্রেসের এই রাজধর্ম পালন দেখে বিজেপির শেখা উচিত। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी के बयान पर कहा कि पीएम के बंगाल पहुंचने से एक दिन पहले और कलकत्ता उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद सीएम ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। 50 दिन तक छिपाए रखने के बाद शाहजहां की गिरफ्तारी की गई। शाहजहां शेख टीएमसी के अकेले अपराधी नहीं हैं। शौकत मोल्ला, जहांगीर खान आदि जैसे लोग हैं जिनका ममता बनर्जी संरक्षण करती हैं। मालवीय ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल सुरक्षित नहीं है, खासकर महिलाएं, उन्हें सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। और तकरीबन 50 दिन के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी रार भी पश्चिम बंगाल में ठन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे, ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। और अहम खबर है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आज लग सकती है मोहर। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मीटिंग में शामिल रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज या फिर कल हो सकता है। बीजेपी की ये अहम मीटिंग आज शाम 6 बजे होगी। साथ ही बीजेपी का पहला फोकस उन सीटों पर है जहां पार्टी को पिछले चुनाव में जीत नहीं मिली थी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में इन सीटों पर खास रणनीति तैयार करने के लिए मंथन किया जाएगा। बीजेपी ने इस बार एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी को कम से कम 350 से ज्यादा सीटें जीतनी ही होंगी। सहयोगी दलों को भी 50 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। 72 सीटों पर वोट शेयर बढ़ने पर टारगेट पूरा हो सकता है। 2019 में 72 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर थे। कम से कम 40 सीटों पर 2 से 3% वोट बढ़ने पर भी जीत संभव है। आज की मीटिंग में 100 से 120 लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो सकती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कर्ज माफी से लेकर किसान के मुद्दे और जीएसटी तक पर गंभीर सवाल उठाए हैं। Meaning the really powerful network is sitting outside. So what is the role of technology and IT
is to apply your understanding and knowledge on those networks. But right now what the game is taking place is you're in 1% or not able to apply the stuff in the large 90% of India. And then these networks are not only physical networks, right? So there are caste networks in India. There are business networks in India. There are agricultural networks in India. So that to me is an interesting way to think about it. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने कुछ बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए, वहीं किसानों को अकेले छोड़ दिया गया। किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि कुछ तत्काल कदम हम उठा सकते हैं। जीएसटी को सरल बनाएं, एमएसएमई की मदद के लिए कर प्रणाली को नया स्वरूप दें, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए जाएं, अर्थव्यवस्था में बढ़ती असमानता को दूर किया जाए। उसमें थोड़ा सा टूरिज्म होगा, वहाँ पे हमारा एक कसिनो लग जाएगा, वहाँ पे हम थोड़ा आईटी का काम कर लेंगे, फाइनेंस का कर लेंगे और काम चला लेंगे। इधर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी रण सजने लगा है। चुनाव से पहले पटना में सीएम नीतीश कुमार के कई पोस्टर लगाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में कई पोस्टर लगाए गए, जिसमें साफ लिखा है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, पूरा बिहार हमारा परिवार। दरअसल बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पटना में कई पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें बिहार में रोजगार मुहैया कराने को लेकर चर्चा हुई और इसका श्रेय पूर्व डिप्टी सीएम नेता तेजस्वी यादव को दिया गया। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। तेजस्वी यादव रोजगार को लेकर लगातार नीतीश पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश के साथ जेडीयू भी खत्म हो जाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं, लगातार रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार का घेराव कर रहे हैं। अब तेजस्वी की काट में जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। वहीं नीतीश के इन पोस्टर्स में एक बात और गौर करने वाली है, पोस्टर में सिर्फ बिहार के सीएम नजर आ रहे हैं, किसी दूसरे नेता को इन पोस्टर्स में जगह नहीं मिली। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव के समन पर सीबीआई को जवाब भेजा गया है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, अखिलेश यादव ने कहा, जांच में सहयोग को तैयार हूं। अखिलेश ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकता हूं, चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा। अखिलेश यादव पिछले 5 साल में कोई जानकारी क्यों नहीं अखिलेश से मांगी गई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश को समन भेजा था। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा से लाइव है, सीधे आपको लिए चलते हैं वहां पर और क्या कुछ कह रहे हैं ये बताएंगे। और ये कहा है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था। मार्शल्स की नियुक्ति की, एक तरफ बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, पैनिक बटन भी लगाए गए और साथ साथ बस मार्शल्स की नियुक्ति भी की गई, क्योंकि बसों के अंदर न केवल महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, छोटे मोटे कई सारे अपराध होते हैं, जेब कतरे आते हैं, जेब काटते हैं, छेड़छाड़ करते हैं महिलाओं के साथ, किस्म किस्म के अपराध होते हैं। उन सब अपराधों को रोकने के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति का प्रपोजल बनाया गया और 2015 से बस मार्शल्स अच्छा काम कर रहे थे। 2015 से 2022 तक ये तीनों डिपार्टमेंट शांतिपूर्वक, हर साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिखता था, हमें इतने बस मार्शल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती करता था, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पेमेंट करता था, कोई दिक्कत नहीं। 2023 के शुरू से अचानक तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपना रुख, अफसर वही थे, अफसर नहीं बदले, कई वहाँ जो अफसर हैं वो तो 3-3, 4-4 साल से मौजूद थे। अचानक उन्हीं अफसरों ने अपना लिखना बदलना चालू कर दिया, फाइल पे लिखना चालू कर दिया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का ये काम नहीं है। 7 साल 8 साल तक था काम, अचानक उन तीनों ने, इन्होंने रेवेन्यू वालों ने भी, फाइनेंस वालों ने भी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तो अगस्त तक लिखता रहा कि भाई मेरे को बस मार्शल दो, मेरे को बस मार्शल दो, इनकी पेमेंट करो, पुरानी पेमेंट करो, कई दिनों से तनख्वाह नहीं दे रखी। अगस्त में अचानक उस कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने, जो कि 3-4 साल से था, ये कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा 3-4 साल से कमिश्नर था, हर साल वो रिक्विजिशन करता आ रहा है। अचानक अगस्त 2023 में क्या हो गया? एलजी साहब ने उनको, हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया, एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तो तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। पूर्वी बोलीविया इन दिनों भीषण बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट।
बोलीविया में लगातार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। एकर नदी के उफान ने बोलीविया और ब्राजील के बीच अंतर्राष्ट्रीय पुल को भी करीब करीब अपनी जद में ले लिया। सड़कें दरिया बन गई हैं और हजारों घर जल समाधि ले चुके हैं। ग्रामीण संघर्ष कर किसी तरह अपने सामान को बचाने में जुटे हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप है। ग्रामीणों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। बोलीविया आपदा प्रबंधन के मुताबिक बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कोबिजा में 500 से ज्यादा परिवारों को अब तक रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, लेकिन अब भी कई लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। अमेज़ोनिक क्षेत्र में बने अस्थायी शिविरों में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, जिनके सामने खाने और पीने की गंभीर समस्या खड़ी है। बोलीविया में पिछले कई दशकों में फरवरी में सबसे अधिक बारिश हुई है और इसके मार्च तक जारी रहने की संभावना है। फिलहाल स्थिति की समीक्षा के बाद राहत कार्यों में तेजी लाई गई है, लेकिन हालात पर काबू होने में अभी वक्त लग सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में WTO की बैठक में भारत ने 2-2 कह दिया है कि विकसित देश WTO की मूल भावना के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और इससे कम विकसित देशों की ग्रोथ पर असर पड़ता है। WTO की बैठक में विकासशील देशों को लेकर भारत ने मजबूत स्टैंड लिया है। अबू धाबी में भारत ने कहा कि वैश्विक उद्योगीकरण की यात्रा में विकसित देश अपना हित देखते हुए नीति बनाते हैं, जिससे विकासशील देश के विकास पर असर पड़ता है। हम विश्व में जो गरीब देश है, लेस डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलपिंग विकासशील देश हैं, उनके विषयों पे भारत अवश्य चिंता करता है और उनके विषयों के ऊपर हम तीव्रता से अपनी बात रखते हैं। भारत ने कहा है कि WTO की बैठक में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, विकसित देश उनको पूरा नहीं करते। विकासशील देशों को भारत से उम्मीद है कि वो WTO की बैठक से उनके लिए न्याय लेकर निकलेगा, जबकि विकसित देशों को इस बात की उम्मीद है कि भारत इस बैठक और इस व्यापार व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस बार मुद्दे काफ़ी पेचीदा और जटिल हैं। WTO की वार्ताएं अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। अबू धाबी के कन्वेंशन सेंटर से TV9 के लिए मैं अंशुमान तिवारी। और WTO में चीन कारोबार की जगह निवेश पर जोर दे रहा है, लेकिन भारत ने चीन की इस चालबाजी को कामयाब नहीं होने दिया। देखिए अबू धाबी से TV9 नेटवर्क की रिपोर्ट। भविष्य में दुनिया के अंदर कारोबार कैसे चलेगा, WTO की बैठक में ये भारत के रुख से तय होगा। यही वजह है कि भारत ने एक बार फिर चीन की चाल को चित्त करते हुए निवेश को लेकर उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। चीन ने निवेश सुविधाओं और रियायतों को चर्चा में शामिल कराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसे WTO की व्यवस्था के खिलाफ बताकर रोक दिया। चीन सहित करीब 125 देश इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट मसौदे पर एक राय बनाई थी, जिसमें सदस्य देश परस्पर निवेश को बढ़ावा देंगे। भारत ने साफ किया कि WTO की व्यवस्था ऐसी है जहां निवेश नहीं बल्कि व्यापार पर चर्चा होती है। अबू धाबी में WTO वार्ताओं के दूसरे दिन भारत और चीन आमने सामने थे। चीन की कोशिश थी कि WTO के व्यापार एजेंडे में निवेश को भी शामिल किया जाए। भारत ने इसे बहुपक्षीय व्यवस्था के खिलाफ माना और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए एजेंडे में निवेश के विषयों को शामिल करने से रोक दिया। यानी इस एजेंडे पर चीन को मुंह की खानी पड़ी। इसे WTO के मंच पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। TV9 नेटवर्क के लिए अबू धाबी से मैं अंशुमान तिवारी।